कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। इस शो के ज़रिए मैं अक्सर स्पोर्ट्स आपके लिए और लेट्स बी ऑनेस्ट मेरे लिए भी ट्राई करती रहती हूँ। और मैंने सुना है कि आपके फेवरेट एपिसोड्स वो ही होते हैं, लेकिन आज जो मैं करने जा रही हूँ वो आप देखकर परेशान हो जाएंगे, बट परेशान इन ए गुड वे। तो मैं आपको लेके आई हूँ टू द UFC जिम, जहाँ पे मैं आपके लिए ट्राई करने वाली हूँ MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। अगर आप MMA के बारे में नहीं जानते हैं तो आई एम ग्लैड यू केम हियर, क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि MMA क्यों है, कब है, कैसे है, और साथ में एज यूजुअल मैं आपके लिए खुद भी रिंग में जाकर ग्लव्स पहनकर MMA ट्राई भी करूंगी। तो इस एपिसोड को किक ऑफ करने के लिए मैं आपको मिलवाने जा रही हूं विद बशीर अहमद, जो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान में MMA को लेके आए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाज़रीन, हम मौजूद हैं एट द UFC जिम इन फेयरफैक्स वर्जीनिया और मेरे साथ खड़े हुए हैं बशीर अहमद, द गॉडफादर ऑफ पाकिस्तानी MMA। बशीर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, MMA एग्जैक्टली है क्या? बेसिकली MMA जो है वो एक मुकाबला है जिसमें हर मार्शल आर्ट्स का फ़न शामिल हो सकता है, यानी बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, कराटे, कंग फू, ये सारे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो रूल्स जो हैं उसके जो गेम के जो कानून जो हैं वो हर स्टाइल को अकोमोडेट कर सकता है। यानी अगर बंदा रेसलिंग मैच देखे, कुश्ती का मैच देखे, उसमें पंचिंग की इजाज़त नहीं है, तो अगर उसमें पंचिंग हुए तो फिर फाउल बन जाता है। तो इसमें यह है कि रेसलर जो है और बॉक्सर जो है वो दोनों एक ही स्टेज पे लड़ सकते हैं और देखते हैं कि बेस्ट कौन है। तो MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री क्या है? बेसिकली इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। एंशिएंट ग्रीस में भी ओलंपिक्स में पैंक्रेशन के नाम से MMA की तरह गेम चलती थी, लेकिन जो मॉडर्न MMA है वो शुरू हुआ है UFC के साथ। इसमें इन्होंने एक जो ग्रेसी फैमिली है ब्राज़ील से, उन्होंने एक अमेरिकन इन्वेस्टर, अमेरिकन प्रोमोटर के साथ एक इवेंट करवाया था, जिसमें उन्होंने सारे स्टाइल्स को बुला के उन्होंने देखना था कि बेस्ट स्टाइल कौन सा है। तो ग्रेसी फैमिली जो थी उनकी बैकग्राउंड थी ब्राज़ीलियन जिu-jitsu, और असल में वो चाहते थे दिखाने के लिए कि हमारा स्टाइल बेस्ट है। तो ये 1993 में हुआ था, तकरीबन अब मेरे ख्याल 20 साल से ज़्यादा, 21 साल हो गए हैं जब से ये शुरू हुआ है। तो आपकी शुरुआत MMA में कैसी हुई? वाई MMA? बेसिकली मुझे मार्शल आर्ट्स की जो फ़लसफ़ा जो है, उसकी जो लाइफस्टाइल जो है मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने मार्शल आर्ट्स में शुरू किया था ट्रेडिशनल jiu-jitsu में, इसमें से डिसिप्लिन जो आती है, उसमें जो पूरा लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना, अपना जो तमीज़ जो होता है लोगों के साथ, लोगों की सलूक, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। MMA के बारे में मैंने नहीं सोचा, मैंने बस मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचा था कि मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करनी है और उसकी बेनिफिट्स लेने हैं फॉर माई होल लाइफ। आपके बारे में लोग कहते हैं कि यू आर द गॉडफादर ऑफ पाकिस्तानी MMA। सो टेल मी अबाउट दिस, कि आप पाकिस्तान में MMA क्यों लेके आए, कैसे लेके आए, व्हाट्स द मिशन? हो सकता है कि मैं सबसे मशहूर बंदा हूँ इस गेम में इन पाकिस्तान, लेकिन मेरे पहले भी एक आध जिम ट्रेनिंग कर रहे थे MMA में और ग्रैपलिंग में, ब्राज़ीलियन jiu-jitsu में, गुजरान में बल्कि एक काफ़ी नोटेबल जिम है पैकाइडो फेडरेशन का, एक सर जलील, उन्हें वो ट्रेनिंग कर रहे थे MMA के स्टाइल में। इस्लामाबाद में टीम फाइट फोर्ट्रेस वो भी कर रहे थे, लेकिन जब मैं आया था मैं इस एजेंडा के साथ आया था कि मैंने पूरे मुल्क में फैलाना है। इस प्रोसेस में ज़रा अपनी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बताइए। आई मीन, you have a student, one of your first students is going to fight in Malaysia and you're cornering him. So tell me more about that. मेरे accomplishments जो है, जो मेन है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जिसके मिक्स मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान और पैक MMA, जो समझ रहे हैं इज़ द ब्रांड, इज़ द फेस ऑफ MMA इन पाकिस्तान, और मैं उसका हेड हूँ। तो ये पैक MMA जो है, इसने सारे जिम्स को प्रमोट किए हैं, उनको आपस में लिंक्स इस्टेब्लिश किए हैं, मुकाबले ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो एक ये है अकम्पलिशमेंट। दूसरा है कि मैंने लाहौर में एक जिम खोला है, सिनर्जी मिक्स मार्शल आर्ट्स, जो है बेस्ट फैसिलिटी मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए इन पाकिस्तान। बहुत अच्छे फाइटर्स हैं पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हमारा जिम जो है उसकी फैसिलिटीज़ और उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह
वो समझे कि एक नया चीज़, नया स्टाइल था अब ट्रेनिंग और इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान। और फिर मैंने खुद वन फाइटिंग चैम्पियनशिप के साथ साइन किया, जो एशिया का सबसे बड़ा मिक्स मार्शल आर्ट्स लीग है। उसमें मैं पहले बंदा था जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल में। सिंगापुर में मेरी पहली फ़ाइट थी, तकरीबन 1 साल हो गया, April 5th 2013। उसमें मैंने एक थाई फाइटर के साथ फ़ाइट किया था, शेरन वेयरशाई, जिसमें मैं जीता हूँ। तो उसके बाद काफ़ी MMA काफ़ी बढ़ गया था एकदम से। और अभी जो सबसे रीसेंट अकॉम्प्लिशमेंट है वो है जो आपने कहा था, मेरा स्टूडेंट वकार उमर, वो अब फाइट कर रहा है मलेशिया में March 14th। तो उसको मैं सपोर्ट करने जा रहा हूँ। वो मेरा समझे पहले स्टूडेंट्स में से था जब बिल्कुल मैं नए आया था पाकिस्तान में। तो उसकी काफ़ी खुशी हुई है कि वो अब इस लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि वो काफ़ी सादा बैकग्राउंड से आता है। तो उसकी भी ख्वाहिशें और ख्वाबें कबूल हुए हैं और साथ मेरे भी हुए हैं। तो आपने पूरी दुनिया में MMA किया है, ट्रेन किया है, देखा है। हाउ डू यू थिंक आपकी नज़रों में मुख्तलिफ जगहों में हाउ डज इट डिफ़र? जगह जगह से इतना फ़र्क नहीं है। जिन लोगों को सही अंडरस्टैंडिंग है कि क्या चाहिए एक सक्सेसफुल MMA जिम बनाना, ये सक्सेसफुल MMA फ़ाइटर बनाना, तो जो रिसोर्सेज, जो तरीक़ाकार जो है जो इस्तेमाल करते हैं वो एक ही होता है। तो इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन हर बंदा अपना ज़रा डिफरेंट स्टाइल ले आता है। हर मुल्क में उनका डिफरेंट बेस होता है। जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, उसमें कुश्ती का फाउंडेशन है जो काफ़ी पुराना, कई हज़ार साल। तो एज MMA डेवलप्स इन पाकिस्तान ये चीज़ काफ़ी नज़र आएगा। Guys, can you please get off the mat? I have a one-on-one. You guys have been out here for a long time. If you don't Sorry. mind, please. Sure, As soon as yeah, possible. yeah, sorry. All right, thank you. Thank you. He's gonna beat us All up. What you looking at, huh? You want some of this? You want some of this? Huh? Huh? हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बातें कर रहे थे MMA की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन अब मैं एक गर्ली गर्ल, एक बड़ी फैन बन गई हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, देखते रहिएगा। What's the worst freak accident that you've heard of, apart from somebody unfortunately dying? The worst freak accident, in fact, जो काफ़ी मशहूर हो गया था, वो था एक MMA चैम्पियन एंडरसन सिल्वा। उसने किक मारी थी अपने अपोनेंट को, एंड द अपोनेंट ब्लॉक्ड इट विद हिज शिन, और उसकी टांग टूट गई। यानी कि समझो कि रबर की तरह बिल्कुल हो गया। तो वो काफ़ी खौफनाक इंजरी थी, लेकिन ये हुआ था ये December 28, 2 महीने पहले, और अब उस ट्रेनिंग वापस आ गया ट्रेनिंग में। मैं MMA के बारे में इतना नहीं जानती थी, आई नो मोर नाउ आपसे बात करने के बाद, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि ब्रूस ली इज़ लाइक द फादर ऑफ MMA, एंड ये सुना हुआ है कि इसलिए क्योंकि he said that there's no, you shouldn't stick to one style. Do you agree with that? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका जो फ़लसफ़ा था, his approach to MMA, the approach to martial arts, वो बिल्कुल वो था जो आजकल MMA में चल रहा है, कि एक स्टाइल नहीं, हर चीज़ से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकालो जो हर इंडिविजुअल के लिए काम करता है। क्योंकि हो सकता है कोई टेक्निक्स हो जो मेरे लिए बेहतरीन है लेकिन आपके लिए सूटेबल नहीं है, एंड देन वाइस वर्सा। So he was the originator of this training methodology. तो पाकिस्तान में MMA, where do you see that going in the next years to come? मैंने पिछले महीनों में कई बार कहा है कि 2015 and 2016 is the year that Pakistani MMA is going to explode. जैसे अगर बंदा थोड़ा सा टाइम लेके इंटरनेट पे रिसर्च करके देखे कि कहाँ पे शुरू हुआ था और अब कहाँ पे है, तो उसको नज़र आएगा कि जो ट्रेंड जो है वो बस आगे की तरफ जा रहा है, और अभी तक कुछ ये नहीं नज़र आ रहा कि आहिस्ता हो गया है, बल्कि ट्रेंड जो है बढ़ती जा रही है जल्दी से जल्दी। तो मेरे आइडिया में तकरीबन 5 साल तक जो MMA जो है it will rival क्रिकेट। ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट के करीब भी आएगा, लेकिन और क्रिकेट के बाद और कोई स्पोर्ट है जो लोग देखते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ लोग कुछ भी नहीं देखते। तो आई थिंक
MMA will reach that point. टीवी पे आ जाएगा, लोगों की इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, लोगों को प्लेयर्स को जान पहचान हो जाएगा. तो I see that in 5 years. तो हमारे पीछे जो खातून लड़ रही हैं बहुत ख़तरनाक सा लग रहा है. But how common is it? I've heard कि professional MMAs Japan और अमेरिका में सिर्फ होते हैं. Is that true? I mean, is there a standing for female professionals in MMA? बहुत, बल्कि अगर आप उस पोस्टर को देखें, मेन इवेंट जो था रोंडा राउसी, वो MMA की टॉप 5 स्टार्स में होगी एंड शी इज़ अ वुमन. तो अब काफ़ी रिवाज हो गया फॉर वुमेन इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स. बल्कि अभी जो जिस इवेंट पे मैं जा रहा हूँ कोलमपुर में मार्च 14 जिसमें मेरा फाइटर वकार लड़ा होएगा, उसमें जो एक फ़ाइट है, एक वन ऑफ द मेन फाइट्स इज़ अ मलेशियन वुमन वर्सेस अ सिंगापुरियन. तो एक तो औरत है फ्रॉम ए मुस्लिम कंट्री, शी इज़ मुस्लिम हरसेल्फ. तो अब काफ़ी आ गए हैं औरतें. बल्कि अगर आपने ट्राई करना है, हम कुछ ना कुछ जा सकता हूँ. Sure, okay, I'm willing to try it. Right, you ready? Yeah, let's do this. I'm feeling confident. तो पाकिस्तान में इसके लिए है adequate funding अभी तक, या is it something जिसके लिए आप aspire कर रहे हैं? ये नया स्पोर्ट है तो फिर फंडिंग तो और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन बढ़ रही हैं. और मैं पाकिस्तान में था तकरीबन 4.5 साल इस गेम को प्रमोट करने के लिए, और मैं वापस अमेरिका आया हूँ इसी सूरत में, क्योंकि मैं एक तो अपना ट्रेनिंग एनहेंस करना चाहता हूँ और फिर वो ट्रेनिंग वापस ले आऊँगा टू पाकिस्तान. और नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि यहाँ की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, मैं उनको एजुकेट करना चाहता हूँ हमारे एफर्ट्स के बारे में. और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, द पाकिस्तानी कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द कैपेबिलिटी टू सपोर्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. एक चीज़ जो मैंने काफ़ी बार कहा है डिफरेंट मीडिया सोर्सेज एंड माई कम्युनिटी, द MMA कम्युनिटी, कि हम गवर्नमेंट के साथ इतना वो नहीं करना चाहते. हम गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं पूछते, ना हमें कोई ख्वाहिश है पूछने की, क्योंकि जिस चीज़ गवर्नमेंट उसमें दाखिल देते हैं it just gets ruined. हाँ, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि अगर किसी ने ख़त भेजना है, तो डाक भेजना है, तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस करेंगे या TCS, क्योंकि जो वहाँ की जो पब्लिक सपोर्ट यानी गवर्नमेंट सपोर्टेड जो चीज़ें जो हैं असाइड फ्रॉम द मिलिट्री बिल्कुल कबार है, कोई उनका फ़ायदा नहीं, completely inefficient. लेकिन जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो चल सकते हैं. और आई बिलीव दैट द प्राइवेट सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन अगर ये मिलके काम करें किसी चीज़ में भी, किसी चीज़ नॉट जस्ट MMA, किसी चीज़ में भी, तो पाकिस्तान को काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. तो मैंने जो MMA की फाइट्स देखी हैं, they are hardcore, they are brutal, and that's what you're known for. And मैंने आपकी भी तस्वीरें देखी हैं of matches, so you've got cuts and blood all over the place. आप अपने आप को ट्रेन कैसे करते हैं to withstand that pain? Do you feel pain in the moment या बाद में? I mean, how does that work? बिल्कुल नहीं. फाइट के दौरान तो कुछ भी नहीं महसूस होता. फाइट के बाद तो काफ़ी कुछ होता है, लेकिन फाइट के दौरान एड्रेनलिन होता है, बंदा काफ़ी जज्बात में आता है, जुनून होता है, तो कुछ भी नहीं फीलिंग होता. जो ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग जो है और फाइट में बहुत फ़र्क है. लेकिन ट्रेनिंग तो लाजमी करना पड़ता है अगर बंदे ने फ़ाइट में कामयाब होना है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है. यानी कि जो बंदा ट्रेनिंग में करता है वो फाइट में नहीं हो सकता. जो इंटेंसिटी जो होती है फ़ाइट में, जो लेवल होती है अब स्ट्राइक्स और क्या कहते हैं एक्सर्शन, वो कभी ट्रेनिंग में नहीं हो सकता. लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हम फ़ाइट की तरह फ़ाइट के बराबर ट्रेनिंग कर सकते हैं हम करते हैं. तो इसमें इसके लिए ट्रेनिंग हम तैयारी करते हैं स्ट्राइकिंग में, यानी पंचेस और किक्स,
ग्रैपलिंग और टेक डाउन्स, रेसलिंग, बंदे को गिराना और अपने आप को कैसे बचाते हैं गिरने से। और फिर तीसरा जो होता है वो है ग्राउंड फाइट, ग्रैपलिंग, लॉक्स लगाना और बंदे को कंट्रोल करने के लिए। I feel like breaking some cameras all of a sudden. Okay. फिर आप एक ब्रेक लेके वापस आएं। So if you liked MMA and you thought this was interesting, how about I introduce you to my friend Ryan Hall. He's a legend in Brazilian Jiu-Jitsu and he's an upcoming MMA fighter. So yeah, all right, cool. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you to Jiu-Jitsu black belt and MMA and Jiu-Jitsu aficionado and instructor Ryan Hall. Ryan, thank you so much for having us here today. Thank you so much for coming. It's a pleasure to be here. Thank you. Great. I look forward to learning even more about the sport. How do you know Bashir, by the way? I met Bashir. मैं बशीर से 2013 में मिला जब इसने यहाँ आकर जिu-jitsu की ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की। इसे ट्रेनिंग देना और MMA की फाइट के लिए तैयार करना एक एजाज की बात है। वो इन दिनों एक बहुत बड़े मुकाबले में हिस्सा ले रहा है जो उसके लिए एक अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि मैं इनका ट्रेनिंग पार्टनर हूँ और इसका हमारी एकेडमी में होना एक खुशी की बात है। वो एक अच्छा इंसान है और बहुत मेहनत से काम करता है। Partner, and it's great to have him as a student in the gym. He's a great guy and works really hard. So you're really humble. You won't let me call you this. However, Bashir says that you're a legend in what you do. Tell me about some of the championships that you've won and the work that you've done, what you've accomplished. Well, I would definitely say that legend is a massive overstatement, to be honest. I मैं तो ये कहूँगा कि मुझे लेजेंड कहना मुनासिब नहीं होगा। मैं एक तवील अरसे से जिu-jitsu के मुकाबलों में कामयाबी से हिस्सा ले रहा हूँ और मेरे लिए ये अच्छा पहलू भी है और बुरा भी कि मैं इस खेल में जाना पहचाना हूँ। कम से कम अमेरिका में तो ज़रूर। लोग मुझे बहुत पुराने वक्त से जानते हैं। जब मैं एक ब्लू बेल्ट हुआ करता था जो वाइट बेल्ट के बाद उस खेल का पहला रैंक है। रैंक हासिल करने में जिu-jitsu वो वाहिद मार्शल आर्ट बाकी बचा है जिसमें एक रैंकिंग हासिल करना मुश्किल है, कम से कम अमेरिका में। माजी में जिu-jitsu में ब्लैक बेल्ट हासिल करने में 10 साल लग जाते थे, जो वक्त लगाने के लिहाज से काफ़ी लंबा अरसा है और मैंने अपना ब्लैक बेल्ट 5.5 साल में हासिल कर लिया और मैंने सारा वक्त इसी पर लगाया था। मैंने आलमी सतह पर काफ़ी मुकाबलों में हिस्सा लिया और मुझे अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र है। मैंने अबू धाबी में होने वाले आलमी मुकाबले में इसकी चैंपियनशिप जीती जो कि दुनिया में मुश्किल तरीन सबमिशन ग्रैपलिंग टूर्नामेंट है। Which is the toughest submission grappling tournament in the world, where one of the sheikhs from Abu Dhabi, who's a big jiu-jitsu fan himself, and also I'm told a very good black belt. So how did you get started in jiu-jitsu? Why jiu-jitsu? I began in jiu-jitsu training when I was in college. मैंने jiu-jitsu उस वक्त सीखना शुरू की जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी और अब मैं 29 साल का हूँ और ये खेल में मुझे 10 साल हो गए हैं। मैं उस वक्त कॉलेज में फ्रेशमैन था और मेरा मेजर इंजीनियरिंग था। मुझे कॉलेज पसंद था मगर जब भी मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया तो फिर ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया। मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ में हिस्सा नहीं लिया था जिसमें मुझे पूरा कंट्रोल मिले। अगर कुछ ठीक होता तो वो इस वजह से ठीक होता कि मैंने कुछ सही किया था और अगर कुछ गलत होता तो इस वजह से गलत होता क्योंकि मुझसे गलती हुई थी। मार्शल आर्ट्स का मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है। आज मार्शल आर्ट 2004 के मार्शल आर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसमें मैंने इसे शुरू किया था। उस वक्त UFC काफ़ी मशहूर हो चुका था। इस थोड़े से अरसे में इसने काफ़ी तरक्की की है। उस ज़माने में तो इसका आगाज़ हो रहा था और अगर सच कहिए तो उस वक्त वो अपनी खाम हालत में था। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि जिu-jitsu इतना मकबूल हो जाएगा क्योंकि उस वक्त ये बुनियादी तौर पर फाइटिंग थी। आजकल के खिलाड़ी उस ज़माने के मुकाबले में काफ़ी महारत रखते हैं क्योंकि उनके पास अब काफ़ी मालूमात हैं, मगर मुझे उस ज़माने का जिu-jitsu ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो असली फाइटिंग थी। Doing a little bit of Muay Thai, which is kickboxing as well. Thank you so much, Ryan, for having us today. I learned a lot and it's very interesting. Thank you. Thanks so much. It's been a pleasure. I really appreciate you having me on the show. Thank you. आजकल न्यूयॉर्क सिटी में एक नया शानदार प्ले लोगों के दिल जीत रहा है। डेविड हेनरी वेंग का प्ले कंग फू
मशहूर चाइनीज अमेरिकन मार्शल आर्ट्स के गुरु ब्रूस ली के फिल्म स्टार बनने से पहले की जिंदगी पर मबनी है। लेट्स चेक इट आउट। आजकल न्यूयॉर्क के सिग्नेचर थिएटर में एक नया ड्रामा कंग फू लोगों के दिल जीत रहा है। इस ड्रामे में कोल हरीबे एक नौजवान ब्रूस ली का किरदार अदा कर रहे हैं। ब्रूस ली अमेरिका में पैदा होने के बाद हांगकांग में पले बढ़े। जब ब्रूस ली 18 साल की कम उम्र में अमेरिका पढ़ने के लिए आए, तब तक उन्होंने चाइनीज मार्शल आर्ट्स, अदाकारी और डांस में महारत हासिल कर ली थी। इस ड्रामे का सेट अमेरिका के शहर सियाटल में उस स्टूडियो जैसा है जिसमें ब्रूस ली डांस और कंग फू सिखाया करते थे। ड्रामा निगार डेविड हेनरी हॉन्ग का कहना है कि उन्होंने पहले इस ड्रामे को एक म्यूजिकल के तौर पर लिखा, मगर फिर सोचा कि इसमें गानों के अलावा डांस इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा लगेगा। It's got 17 dance numbers, a lot of fighting, and this is something that really I don't think has been done before. इस ड्रामे में 17 डांस नंबर्स हैं और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ड्रामा अमेरिका में पहले कभी किया गया है। मैं इस तरह के ड्रामे को डांसिकल कहता हूँ, जो मेरे नजदीक डांस और ड्रामे का मेल है। हुआंग के दूसरे ड्रामों की तरह ये ड्रामा भी एशियाई अमरीकी शिनाख्त के ऊपर रोशनी डालता है और उस तासुब की निशानदेही करता है जिसके तहत एशियाई अदाकारों को छोटे रोल करने पड़ते हैं। I agree. The way Oriental people are portrayed by Hollywood, villains, enemy soldiers, comic relief, it makes me sick. In my project, you would play a completely different kind of character. The hero. Well, he works with the hero. And he's a hero too. Bruce Lee, as talented and as amazing as he was, ब्रूस ली एक बहुत बासलाहियत अदाकार होने के बावजूद भी अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाए। मेरे ड्रामे का दूसरा हिस्सा ब्रूस ली की अमेरिका में काम ढूंढने की जिद्दोजहद पर मुश्तमिल है। ड्रामे के आखिर में ब्रूस ली को एहसास होता है कि वो अमेरिका में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हांगकांग वापस चले जाते हैं, जहां पर उनकी वो फिल्में बनी जिनकी वजह से वो आज तक मशहूर हैं। ब्रूस ली की अपने वालिद कैंटनीज ओपेरा स्टार हुई ट्वेन से भी अनबन होती है, जिनको ब्रूस ली का अमरीकी टीवी पर काम नहीं पसंद। You say that because you are jealous. What you? Of everything I've achieved in America, I'm an international. जो मार्शल आर्ट्स वाली एक्शन फिल्में ब्रूस ली ने हांगकांग में 1971 और 1972 में बनाई थीं, इन फिल्मों ने ब्रूस ली को एशिया का सबसे बड़ा स्टार बना दिया था। मगर 1973 में अपनी पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म एंटर द ड्रैगन के रिलीज होने से कुछ अरसा पहले ही ब्रूस ली एक ब्रेन एडीमा की वजह से इंतकाल कर गए। इनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। ओके, आप सबको ये सब देखकर मज़ा आ रहा होगा ना? That's really mean by the way. Actually, मुझे भी बहुत मज़ा आया. This is a great stress reliever by the way. I feel really pumped, but I think I need to give my producers a call. यहाँ पे आकर मैंने सोचा था कि ये शायद इंटरव्यू होगा सिर्फ, but I got a lot more than I bargained for. It's alright. Feel really strong right now. I'm gonna go work out and get ready to beat up some people. You know what to do. हमारे इस Facebook page को like करिएगा and keep in touch. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।